करती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले पंजाब जो जुडिशरी है वो यहाँ पर देखें कि उनका जो पहला सिविल लॉ पेपर है, कल हमने इसमें डिस्कस किया मुस्लिम फैमिली लॉज में से मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस और फैमिली कोर्ट एक्ट। जिन्होंने कल की क्लास ज्वाइन नहीं की, मैं उनको अलहदा से रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेप है इसमें, हम गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट को पहले ख़त्म करेंगे और सबसे पहले जो फैमिली लॉ से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं हमने उसको कंप्लीट करके फिर ये सारा वाइंड अप करना है। और मैंने जो टारगेट बनाया हुआ ना, 1 हफ्ते का है, मैंने इसको हर हाल में कोशिश करनी है कि सैटरडे तक वाइंड अप हो जाए। हो सकता है, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, इतना घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, सिंध और पंजाब में ये है। केपीके की तरफ मैं अभी आती हूँ, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसको गो थ्रू करें। अच्छा जी, सेक्शन 4 डेफिनेशंस में आते हैं। सबसे पहले टर्म देखते हैं माइनर। माइनर मीन्स अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ मेजॉरिटी एक्ट 1875 इज टू बी डीम्ड नॉट टू हैव अटेन्ड हिज मेजॉरिटी। बाय लॉ हम ये देखते हैं कि जिसकी 18 ईयर्स अभी नहीं हुई है वो माइनर की रैंक में आता है। गार्डियन, गार्डियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर और हिज प्रॉपर्टी और ऑफ बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी। जब गार्डियन की बात की जाती है तो उसमें माइनर और प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए जिसको अपॉइंट किया जाता है, जिसकी केयर के लिए अपॉइंट किया जाता है, उसको हम गार्डियन कहते हैं। वार्ड कौन होता है? वार्ड मीन्स अ माइनर फॉर हुज पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ देयर इज अ गार्डियन। जिसकी कस्टडी जिसके माइनर के लिए या उसकी प्रॉपर्टी के लिए गार्डियन अपॉइंट किया जाए, उस माइनर को हम वार्ड कहते हैं, ठीक है। काइंडली अगर किसी की साइड पे स्पीकर ऑन है ना, तो वो जैद आप ना अपनी साइड पे अगर स्पीकर आपका ऑन है तो बंद रखो। ठीक है मैम। अच्छा जी, यही टर्म्स इंपॉर्टेंट है। एक माइनर का पता होना चाहिए, गार्डियन कौन है, वार्ड कौन होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 के तहत अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल करती है कि किसके लिए गार्डियन अपॉइंट करना है या डिक्लेयर करना है। सेक्शन 7 पे आते हैं। जो मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता रही हूँ उन्हीं में से पेपर आता है। सेक्शन 7, पावर ऑफ द कोर्ट टू मेक ऑर्डर एज टू गार्डियनशिप। Subsection 1, where the court is satisfied that it is for the welfare of a minor that order should be made, appointing a guardian of his person or property or both, or declaring a person to be such a guardian, the court may make an order accordingly. सबसे पहले सबसेक्शन 1 को देखते हैं कि जहाँ पर माइनर के वेलफेयर के लिए ज़रूरी है, अदालत सेटिस्फाइड है, तो माइनर के लिए या उसकी प्रॉपर्टी के लिए अपॉइंट किया जाएगा। अगर ऑलरेडी कोई अपॉइंटेड पर्सन है तो उसको डिक्लेयर किया जाएगा कि आप गार्डियनशिप की ड्यूटीज परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद सब सेक्शन 2 पे आते हैं। एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन shall imply the removal of any guardian who has not been appointed by will or other instrument or appointed or declared by the court। अच्छा, इसी सेक्शन के तहत ये ऑर्डर भी दिया जा सकता है कि जिस बंदे को अदालत की तरफ से गार्डियन अपॉइंट नहीं किया गया या किसी इंस्ट्रूमेंट या विल के जरिए अपॉइंट नहीं किया गया, तो रिमूवल ऑर्डर्स इस सेक्शन के तहत पास किए जा सकते हैं। Subsection 3, where a guardian has been appointed by will or other instrument or appointed or declared by the court, an order under this section appointing or declaring another person to be guardian in his stead shall not be made until the powers of the guardian appointed or declared as aforesaid have ceased under the provision of this act। अच्छा, अब इसमें ये बताया गया कि ऑलरेडी अगर कोई अपॉइंटेड गार्डियन है तो उसकी जगह पर उस वक्त तक किसी को गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी पावर सीज ना कर जाए या वो डिस्चार्ज ना हो जाए अपनी ड्यूटी से, ठीक है। तो इससे हमने सेक्शन 7 में ये देखा कि वेलफेयर ऑफ द माइनर कंसिडरेशन है, क्या कंसिडर करना है, वेलफेयर ऑफ द माइनर के हवाले से मुतमईन होना ज़रूरी है। गार्डियन को या तो अपॉइंट कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, रिमूवल ऑर्डर्स भी पास हो सकते हैं, और अगर आप सब्सिट्यूट अपॉइंट करना चाह रहे हैं मुतबादिल, तो उसकी पहले पावर्स का सीज होना ज़रूरी है। तो सेक्शन 7 का लाजमी तौर पर जिक्र आएगा। अगर आपसे लीगल प्रोपोजिशन का सवाल भी किया जाएगा तो सेक्शन 7 को आपने डिस्कस करना है। उसके बाद हम सेक्शन 8 पे आते हैं कि सेक्शन 8 हमें ये बता रहा है कि कौन कौन से लोग इंटाइटल्ड हैं जो गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन्स इंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर ऑर्डर, एन ऑर्डर शैल नॉट बी मेड under the last foregoing section except on the application of the person desirous of being or claiming to be the guardian of the minor or any relative or friend of the minor or the collector of the district or other local area within which the minor ordinarily resides or in which
he has property or the collector having authority with respect to the class to which the minor belongs. अच्छा जी, अब इससे पता चला कि जो डिज़ायरस पर्सन है, जो गार्डियन अपॉइंट होना चाह रहा है, या कोई इसका रिश्तेदार है या उसका फ्रेंड है, या जिसकी डिस्ट्रिक्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में, कलेक्टर की लोकल जुरिस्डिक्शन में एक माइनर ऑर्डिनरीली रिजाइड कर रहा है, या उसकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो कलेक्टर भी अपॉइंटमेंट ले सकता है, मतलब कि एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है। और जिस क्लास, जो ग्रुप ऑफ माइनर्स रहते हैं जहाँ पर, और अगर वहाँ पर कलेक्टर की अथॉरिटी है, तो कलेक्टर भी ये इंटाइटल्ड है कि वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अच्छा जी, उसके बाद हम सेक्शन 9 से हमें ये पता चलता है कि गार्डियनशिप के हवाले से आपकी एप्लीकेशन कहाँ पर इंटरटेन होगी। तो उस हवाले से जुरिस्डिक्शन पे भी आपको कोई लीगल प्रोपोजिशन आ सकती है। तो सेक्शन 9 में हम देखते हैं कि कहाँ पर आप गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करेंगे। कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू इंटरटेन एप्लीकेशन। सबसेक्शन 1, if the application is with respect to the guardianship of the person of the minor, it shall be made to the district court having jurisdiction in the place where the minor ordinarily resides। सबसे पहले हमने ये देखा कि जहाँ पर माइनर, अगर आपने माइनर के हवाले से गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अप्लाई करेंगे जहाँ पर वो ऑर्डिनरली रिजाइड करता है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन देखते हैं सबसेक्शन 2 में। इफ द एप्लीकेशन इज विद रिस्पेक्ट to the guardianship of the property of the minor, it may be made either to the district court having jurisdiction in the place where the minor ordinarily resides or to a district court having jurisdiction in a place where he has property। अच्छा, अगर आप माइनर की प्रॉपर्टी के हवाले से गार्डियनशिप के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो ये आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फाइल करें जहां पर माइनर ऑर्डिनरली रिजाइड करता है, या वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आप एप्लीकेशन फाइल करें जहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक हो गया। उसके बाद सबसेक्शन 3, if an application with respect to guardianship of the property of a minor is made to a district court other than that having jurisdiction in the place where the minor ordinarily resides, the court may return the application if in its opinion the application would be disposed of more justly or conveniently by any other district court having jurisdiction। अच्छा, अब यहाँ पर सिचुएशन ये बताएगी कि आप प्रॉपर्टी के लिए, माइनर की प्रॉपर्टी के वाले से गार्डियनशिप के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हो वहाँ पर जहाँ पर माइनर ऑर्डिनरीली रिजाइड करता है, तो अदालत वो एप्लीकेशन रिटर्न कर सकती है अगर उसकी ओपिनियन के मुताबिक वो एप्लीकेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से दूसरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में डिस्पोज ऑफ हो सकती है, तो एप्लीकेशन वो वापस की जा सकती है कि आप उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में एप्लीकेशन अप्लाई करें। अच्छा, आगे जाने से पहले काइंडली इनबॉक्स में लिख दें, जिनको क्लियर है इधर क्लियर लिख दें, और जिनको नहीं समझ आ रहा मैं उनसे क्वेश्चन लेती। काइंडली एक दफ़ा सारे क्लियर लिख दें, जिसको नहीं है वो क्लियर ना लिखें, मैं सबसे पूछती हूँ बारी बारी। हाँ जी, आपका क्या कहते हैं मलिक, आपका कोई सवाल तो नहीं है इस हवाले से यहाँ तक अभी जो मैंने पढ़ाया? क्या हो गया ज़ारा का? अच्छा, जिनको क्लियर है ना वो काइंडली क्लियर ही लिखते जाए, जल्दी जल्दी लिखें ताकि मैं आगे चलूँ। क्लियर है। ठीक है। अच्छा जी, आगे सेक्शन 10 हम पढ़ने लगे हैं, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। ये सेक्शन इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि अब इस दफ़ा इन्होंने क्या किया है कि सेकंड पेपर में ये पूछ लिया था कि एग्जीक्यूशन की जो पटिशन फाइल की जाती है उसमें कौन कौन से पर्टिकुलर्स का अंदराज किया जाता है। इस लिहाज से मैं सेक्शन 10 को इम्पोर्टेंट समझती हूँ। ये प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन है कि जब आप गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उनमें कौन कौन से कवायद का अंदराज करेंगे। तो ये एज अ एडवोकेट आपको पता होना चाहिए। जिसका कोर्ट में चक्कर लगता है ना वो काइंडली फॉर्म लेके आए, मेरा जैसे ही लगेगा मैं लाजमी ये परफॉर्मा लेके आऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी आपको इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं सेक्शन 10 पे, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। सबसेक्शन 1, if the application is not made by the collector, it shall be by petition signed and verified in the manner prescribed by the Code of Civil Procedure for the signing and verification of a plan and stating so far as can be ascertained। अच्छा जी, कलेक्टर के अलावा अगर किसी इंडिविजुअल ने पटिशन फाइल की है गार्डियनशिप के लिए तो सीपीसी के मुताबिक वो वेरीफाइड होगी,
साइंड होनी चाहिए, जैसे प्लेंट वेरिफिकेशन होती है और साइन होती है सीपीसी के अंडर। और फिर आगे जो आपने डिटेल्स देनी है, ए द नेम, सेक्स, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ द माइनर। सबसे पहले पर्टिकुलर्स ऑफ द माइनर आप लिखेंगे, ठीक है। बी क्लॉज, वे द माइनर इज अ फीमेल, वेदर शी इज मैरिड एंड इफ सो द नेम एंड एज ऑफ हर हस्बैंड। अगर वो शादीशुदा है तो हस्बैंड के आपने कवाइफ देने हैं। C clause, the nature, situation and approximate value of the property if any of the minor। आप particulars of the property of minor की भी heading दे सकते हैं, ठीक है। D clause, the name and residence of the person having the custody or possession of the person or property of the minor। अब जिसके पास ऑलरेडी कस्टडी है माइनर की, उसकी डिटेल्स आपने देनी है। E clause, what near relation of the minor has and where they reside। F clause, whether a guardian of the person or property or both of the minor has been appointed by any person entitled or claiming to be entitled by the law to which the minor is subject to make such an appointment। अगर कोई मतलब कि इसमें ये कहा गया है कि जिस बंदे को, अच्छा कोई बंदा लीगली इंटाइटल्ड था, किसी बंदे ने किसी गार्डियन को अपॉइंट किया था माइनर के हवाले से या प्रॉपर्टी के हवाले से, तो ये एफ क्लॉज ये बता रहा है। जी क्लॉज, वेदर एन एप्लीकेशन हैज एट एनी टाइम मेड टू द कोर्ट और टू एनी अदर कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन or property or both of the minor and if so what, when, to what court and with what result। अच्छा, अब ये भी कवाइफ आएगा उसके अंदर कि क्या आपने गार्डियनशिप के हवाले से, माइनर के हवाले से या प्रॉपर्टी के हवाले से पहले कोई एप्लीकेशन फाइल की थी और किस अदालत में की थी और उसका क्या रिजल्ट निकला। एज क्लॉज, वेदर द एप्लीकेशन इज फॉर द अपॉइंटमेंट और डेक्लेरेशन ऑफ अ गार्डियन ऑफ द पर्सन ऑफ द माइनर और हिज प्रॉपर्टी और ऑफ बोथ, ठीक है। और क्या ये एप्लीकेशन माइनर के हवाले से आपने अप्लाई की है या प्रॉपर्टी के हवाले से की, या दोनों के हवाले से आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। आई क्लॉज, वे द एप्लीकेशन इज टू अपॉइंट अ गार्डियन, द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रपोज गार्डियन, और जो एज अ गार्डियन अपॉइंट होना चाहता है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। जे क्लॉज, वे द एप्लीकेशन इज टू डिक्लेयर अ पर्सन टू बी अ गार्डियन, द ग्राउंड्स ऑन विच दैट पर्सन क्लेम्स। कौन सी ग्राउंड्स पर वो ये कह रहा है कि मुझे गार्डियन बनना चाहिए। K clause, the causes which have led to the making of the application and such other particulars if any as may be prescribed or as the nature of the application renders it necessary to state। अच्छा जी, थोड़ा सा रिकॉल करवाती हैं। सबसे पहले माइनर की पर्टिकुलर्स, फीमेल अगर मैरिड है तो हस्बैंड की डिटेल्स, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, ठीक है। अगर किसी के पास कस्टडी ऑलरेडी, उसकी डिटेल्स आपने लिखनी है, और जो उसके रिलेटिव्स हैं माइनर के, कहाँ पर वो रिजाइड करते हैं उसकी आपने पर्टिकुलर्स देने हैं, और जो गार्डियनशिप है पर्सन के लिए किया जा रहा है, माइनर के लिए अपॉइंट किया जा रहा है या उसकी प्रॉपर्टी के लिए किया जा रहा है, और अगर किसी के पास एंटाइटलशिप है कि वो अपॉइंट कर सकता है तो उसके हवाले से आपने लिखना है कि जैसे बाप गार्डियन अपॉइंट कर सकता है, एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकता है, उसका आपने यहाँ पर डिटेल देनी है। और अगर आपने कभी एप्लीकेशन फाइल किया गार्डियनशिप के हवाले से, किस अदालत में किया, उसका क्या रिजल्ट निकला है, ठीक है। उसके बाद प्रपोज्ड जो क्वालिफिकेशंस हैं, किन वजूहात की बना पर वो ये एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहा है कि मुझे एज अ गार्डियन डिक्लेयर किया जाए, या क्या वजूहात सर्कमस्टांसिस बनी कि उसने ये एप्लीकेशन फ़ाइल की है, और जो ज़रूरी अंदराज हैं पर्टिकुलर्स के वो आपने करने हैं। तो सेक्शन 10 पे अगर लीगल प्रोपोजिशन का क्वेश्चन आता है तो सेक्शन 10 के आपको पर्टिकुलर्स अजबर याद होने चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स बना लें। अभी देखें जुडिशरी की जब तैयारी करते हैं ना, चाहे वो केपी के हो, पंजाब हो या सिंध हो, जितना एक्सपीरियंस है मैंने ये एस्टिमेट लगाया कि रट्टा तो नहीं लग सकता, ठीक है। आपने अपने माइंड में एक स्केच बना लेना है हर सेक्शन के हवाले से कि इसमें ये पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं। और जुडिशरी में कतन ये मतलब नहीं होता कि आप 10 सफ़े भर लोगे तो मेरे तो 15 नंबर पक्के हैं, नहीं। जो बात पूछी है, अगर एक पेज की भी आपने लिखी है तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, गैर ज़रूरी बातें लिखेंगे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इसमें यह भी नहीं कि किसी अंधाधुंध किसी जज की आपने तकलीद करनी है कि जज ने कहा ऐसे ही अटैम्प्ट करना, नहीं। जैसे जजमेंट्स की प्रोनाउंसमेंट होती है, अब जैसे मैं कोई फ़ैसला दे रही हूँ, मेरी अपनी राय होगी, फाइंडिंग्स होंगी, आप जब फैसला दोगे आपकी फाइंडिंग्स अलग होगी। तो आप ये सोच के ना करो कि लीगल प्रोपोजिशन का सवाल अगर मैंने इस तरीके इसकी ओपिनियन के मुताबिक नहीं दिया ना तो वो इतना बड़ा क्रॉस लगा देगा, ऐसे नहीं है। लॉ आप बताओ, लॉ डिस्कस करो,
उसके बाद अपनी फाइंडिंग्स दो कि आप उस लीगल प्रोपोजिशन के हवाले से किस कंक्लूजन पे पहुंचे हो, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि लीगल प्रोपोजिशन का सवाल कैसे करते हैं। उससे पहले ये कि आपकी लॉ के हवाले से ग्रिप मजबूत होना ज़रूरी है अगर आप लीगल प्रोपोजिशन के क्वेश्चन लिखना चाहते हो, अटेम्प्ट करना चाहते हो। अच्छा जी, सब सेक्शन 2 पे पहुंचते हैं। इफ़ द एप्लीकेशन इज मेड बाय द कलेक्टर इट शैल बी बाय लेटर एड्रेस्ड टू द कोर्ट एंड फॉरवर्डेड by post or in such other manner as may be found convenient and shall state as far as possible the particulars mentioned in subsection 1। अगर कलेक्टर की तरफ से एप्लीकेशन है तो डाक रजिस्ट्री के ज़रिए वो अदालत को एड्रेस करेगा, लेटर भेजेगा, ठीक है। और जो जो ज़रूरी पर्टिकुलर्स होंगे जो कि सबसेक्शन 1 में बता दी गए वो उनका अंदराज करेगा। सबसेक्शन 3, the application must be accompanied by a declaration of the willingness of the proposed guardian to act and the declaration must be signed by him and attested by at least 2 witnesses। ठीक हो गया। उसके बाद वो अपनी विलिंगनेस के हवाले से भी डेक्लरेशन देगा और 2 गवाहान की तस्दीक करना ज़रूरी है जो वो डेक्लरेशन दे रहा होगा कि मैं एज अ गार्डियन अपॉइंट होना चाहता हूँ। अच्छा जी, आगे जाने से पहले काइंडली ये मैसेज पे लिख दें, क्लियर है आपको? क्लियर का मैसेज लिख दें, मैं फिर आगे चलती हूँ। स्पीकर से बोलने की ज़रूरत नहीं, जस्ट क्लियर का लिख दें। जल्दी जल्दी करें ताकि मैं आगे चलूँ। मैं कह रही हूँ कि इनबॉक्स में आप काइंडली मैसेज कर दें कि आपको क्लियर है। जिसको क्लियर नहीं है मैं उससे सवाल लेती हूँ, सारों के लिए मैंने कहा है। ज़रा आपको क्लियर है या आपको कोई सवाल है? ज़रा अगर आपको भी क्लियर है ठीक है, सही है। चलें फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम सेक्शन 11 पे देखते हैं। आगे जब आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है तो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। जब ये ग्राउंड्स अवेलेबल हैं कि फ़र्दर प्रोसीड करने की ज़रूरत है, ऐसे ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, तो फिर ये होगा सबको नोटिफाई किया जाएगा। सेक्शन 11, प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। If the court is satisfied that there is ground for proceeding on the application, it shall fix a day for the hearing thereof and cause notice of the application and of the date fixed for hearing to be served in the manner directed in the Code of Civil Procedure। अच्छा जी, प्रोसीडिंग के ग्राउंड्स हैं, डेट फिक्स कर दी जाएगी और उसी के मुताबिक सर्व होगा वो नोटिस जिस तरह से सीपीसी में प्रोवाइडेड है ऑर्डर 5 में, ठीक है। किस पे होगी सर्विंग? द पेरेंट्स ऑफ द माइनर इफ दे आर रिजाइडिंग इन पाकिस्तान, the person if any named in the petition or letter as having the custody or possession of the person or property of the minor। पाकिस्तान में अगर पेरेंट्स रिजाइड कर रहे हैं माइनर के, उनको नोटिस भेजा जाएगा, ये जिनके पास कस्टडी है माइनर की या उसकी प्रॉपर्टी के वाले से, उन लोगों को भेजा जाएगा। द पर्सन प्रपोज इन द एप्लीकेशन और लेटर टू बी अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड गार्डियन अनलेस दैट पर्सन इज हिमसेल्फ द एप्लीकांट। अच्छा जी, बाकी जो जो गार्डियन अपॉइंट होना चाहते हैं उन सबको नोटिफाई किया जाएगा। एप्लीकांट को देने की ज़रूरत नहीं है जब उसने खुद ही वो पिटीशन फाइल की है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। एंड एनी अदर पर्सन टू होम इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट स्पेशल नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन शुड बी गिवन। और जिन जिन लोगों को ज़रूरी है कि इनको भी स्पेशल नोटिस सर्व करना है तो उनको भी भेजा जाएगा। To be pasted on some conspicuous part of the courthouse and of the residence of the minor, and otherwise published in such manner as the court subject to any rules made by the High Court under this Act thinks fit। और ये है कि अदालत में कॉन्स्पिकुअस पार्ट का मतलब है जहाँ पर सबकी नज़र पड़ती है, सारे जहाँ पर मतवज्जा होते हैं वहाँ पर चस्पा कर दी जाएगी कॉपी और पब्लिकेशन कर दी जाएगी जो कि हाई कोर्ट ने रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। सब सेक्शन 2, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर रिक्वायर दैट when any part of the property described in a petition under section 10 subsection 1 is land of which a court of wards could assume the superintendence, the court shall also cause a notice as aforesaid to be served on the collector in whose district the minor ordinarily resides, and on every collector in whose district any portion of the land is situated, and the collector may cause the notice to be published in any manner he deems fit। अच्छा जी, कोई ऐसा इलाका जो कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स की सुपरविजन में लिया जा सकता है तो वहाँ के कलेक्टर को नोटिस सर्व किया जाएगा जहाँ पर माइनर ऑर्डिनरीली रिजाइड करता है या पोर्शन ऑफ द लैंड सिचुएटेड है वहाँ पर।
ठीक है। नो चार्ज शैल बी मेड बाय द कोर्ट और द कलेक्टर फॉर द सर्विस और पब्लिकेशन ऑफ एनी नोटिस सर्व्ड और पब्लिश अंडर सबसेक्शन 2। अच्छा जी, इस हवाले से जो नोटिस सर्व करना है अदालत की तरफ से, जो कलेक्टर ने आगे सर्विंग करनी, पब्लिकेशन करनी है, उसके लिए चार्ज नहीं किया जाएगा। जो पार्टी होंगी उनको नोटिस जाएंगे ना? हाँ जी, सबको नोटिस जाएंगे। एप्लीकांट के अलावा जो भी इंटरेस्टेड है कि गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, सबको नोटिस जाएगा। ठीक है, सेक्शन 11 ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत। ठीक है, आपके जैसे क्वेश्चंस हैं ना, अगर कोई अपेयर हो रहा है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, मैं इसको पढ़ती जाऊँगी साथ साथ। अच्छा जी, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि एज ए एग्जामिनर मैं भी पूछ सकती हूँ, सेक्शन 12 पे टेम्परेरी कस्टडी के हवाले से। और इस पे जब 2017 में मेरा ख्याल से ये सिलेबस चेंज हुआ है जुडिशरी का पंजाब के हवाले से, ये जो प्रोवाइडेड है, तो उसमें एक लीगल प्रोपोजिशन डिस्कस हुई थी। वो एक्चुअली मैं आपसे सेक्शन 12 के बारे में ही पूछ रहा था। आप उसकी सिचुएशन सुनो, जो कहानी बयान की जाएगी, फिर आप ये बताओगे कि क्या लॉ प्रोवाइडेड है। उसमें फिर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ भी ऐड कर सकते हो। अच्छा, आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, आप कहते हो तो मैं आपको बुक्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। जो टॉपिक्स मुस्लिम पर्सनल लॉ से रिलेटेड है ना स्पेसिफिकली, चाहे वो आप पंजाब के रेफरेंस से पढ़ रहे हो, सिंध के रेफरेंस से पढ़ रहे हो, तो स्कूल ऑफ थॉट्स का भी आप जिक्र कर सकते हैं। इसके हवाले से मैं आपको बुक मेल कर दूंगी। तो जो जो आपके मेन टॉपिक्स हैं ना, एटलीस्ट 2 रेफरेंस आप ना रखो, तो वो आप उसमें कुरानिक वर्स डाल सकते हो आप, या फिर जिस स्कूल ऑफ थॉट से आप बिलोंग करते हो, हनफी से ताल्लुक़ रखते हो, शिया का हवाला भी आप अपने क्वेश्चन में दे सकते हो। Section 12, power to make interlocutory order for production of minor and interim protection of person and property. The court may direct that the person, if any, having the custody of the minor shall produce him or cause him to be produced at such place and time and before such person as it appoints, and may make such order for the temporary custody and protection of the person or property of the minor as it thinks proper. अच्छा, अब इसमें ये जो पहला पैराग्राफ है, इसके 2 हिस्से हैं, एक डिस्क्रिशनरी पोर्शन कह लें और एक मैंडेटरी पोर्शन। डिस्क्रिशनरी पोर्शन इस तरह से कि अदालत ये फैसला अदालत ये ऑर्डर दे सकती है कि किसी बंदे को कह सकती है कि जिसके पास माइनर की कस्टडी है वो इसको इस फलाने टाइम पे इस जगह पर पेश करे उस बंदे के सामने जो अपॉइंट किया होता है। अगर तो पहले मे का लफ्ज़ है तो ये डिस्क्रिशनरी है उसकी, लेकिन जब वो हुक्म दे देगा तो ये मैंडेटरी हो जाएगा उसके लिए कि उसने उस मुकर्ररा टाइम पे उसको पेश करना है। फिर अदालत इस हवाले से भी तयन कर सकती है कि किसको उस बच्चे की या उस प्रॉपर्टी की टेम्परेरी कस्टडी देनी है या प्रोटेक्शन देनी है। Subsection 2. If the minor is a female who ought not to be compelled to appear in public, the direction under subsection 1 for her production shall require her to be produced in accordance with the customs and manners of the country. अगर वो फीमेल है और जैसे कि पर्दा नशीन होती है, पब्लिक में पेरेंट्स नहीं होती, तो उनके रस्म व रवाज के मुताबिक उसकी प्रोडक्शन की जाएगी। ठीक है, उसके बाद सब सेक्शन 3। अब सब सेक्शन 1, 2 में हमने ये पढ़ा जिसके हवाले से अदालत हुक्म दे सकती है। सब सेक्शन 3 में हम पढ़ने लगे जहाँ पर उसकी पावर्स रिस्ट्रिक्टेड है, थोड़ी सी लिमिटेशन लगा दी गई हैं। सब सेक्शन 3, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज ए क्लॉज the court to place a female minor in the temporary custody of a person claiming to be her guardian on the ground of his being her husband unless she is already in his custody with the consent of her parents if any. अच्छा, पहली बात ये की गई है कि एक फीमेल माइनर है, अब हस्बैंड कह रहा है चूंकि मैं इसका हस्बैंड हूँ आप मुझे इसकी कस्टडी दे दें। अच्छा, इसमें यह है कि अगर वो कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ तो मुझे इसकी कस्टडी दे दी जाए, ऐसे नहीं कस्टडी दी जा सकती। अगर उसके पेरेंट्स की कंसेंट से ऑलरेडी वो उसकी कस्टडी में, तो फिर उसकी टेम्परेरी कस्टडी के लिए वो क्लेम कर सकता है, अदरवाइज अदालत हुक्म नहीं दे सकती। बी क्लॉज, एनी पर्सन टू होम द टेम्परेरी कस्टडी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर इज इंटरेस्टेड टू डिस्पोजेस अदरवाइज देन बाय ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रॉपर्टी। अच्छा, उसमें दूसरे में ये कहा गया कि किसी को टेम्परेरी कस्टडी दी गई है या उसकी हवालगी में वो प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर्टी दे दी गई है,
तो उसको कानूनी तरीका अडॉप्ट किए बगैर उसको डिस्पोजेस के ऑर्डर्स नहीं दिए जा सकते। जो कानूनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ही उधर से बेदखल किया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर कोई टेम्प्रेरी कस्टडी किसी को मिली है प्रॉपर्टी की तो वो उसको कंटिन्यू रखेगा। ठीक हो गया? अच्छा, काइंडली यहाँ तक मैसेज कर दें कि क्लियर है सबको। अगर कोई सवाल है तो यहाँ पर करें, फिर मैं आगे चलती हूँ। मैं बताती हूँ कौन सा सेक्शन पढ़ना है। अपॉइंटमेंट डिक्लेरेशन, हाँ सेक्शन 17 अब इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी मैम एक एक्सक्यूज मी। जैद, आपको क्या मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? आपका मैसेज आया मुझे समझ नहीं आया। आपकी स्क्रीन नेम चल रही है, क्या वो आपको मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? जैद, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? मैं ये पूछ रही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हम सेक्शन 17 देखते हैं कि जब आपने किसी को गार्डियन अपॉइंट करना है तो कौन से मामलात को कंसिडर करना ज़रूरी है। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 17 मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट इन अपॉइंटिंग गार्डियन। सबसेक्शन 1 इन अपॉइंटिंग और डिक्लेयरिंग द गार्डियन ऑफ अ माइनर द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन बी गाइडेड बाय व्हाट consistently with the law to which the minor is subject appears in the circumstances to be for the welfare of the minor। दो चीज़ें पहले देखनी है कि एक तो आपने गाइडेंस उसके पर्सनल लॉ से लेनी है जिससे उस माइनर का ताल्लुक है, और ये देखना है कि हालात वाक़यात में कि उसके लिए वेलफेयर मतलब क्या चीज़ उसके लिए बेनिफिट करेगी, क्या चीज़ उसके लिए ज़रूरी है। Subsection 2. In considering what will be for the welfare of the minor, the court shall have regard to the age, sex, and religion of the minor, the character and capacity of the proposed guardian, and his nearness of kin to the minor, the wishes, if any, of a deceased parent, and any existing or previous relations of the proposed guardian with the minor or his property। और बाकी ये है कि जब आप वेलफेयर ऑफ द माइनर कंसिडर कर रहे होंगे तो उसमें उसकी माइनर की जो पर्टिकुलर्स हैं, मतलब किस जेंडर से है, क्या उसकी एज है, प्रपोज गार्डियन के क्या करेक्टर कैपेसिटी है कि काबिलियत भी है उसकी कि वो गार्डियन अपॉइंट हो सकता है, और रिश्तेदारों के साथ जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं माइनर के, डिसीज पेरेंट्स की कोई ख्वाहिशात तो नहीं है, और कोई कोई प्रीवियस या प्रेजेंटली कोई रिलेशन तो नहीं है प्रपोज गार्डियन का माइनर के साथ और उसकी प्रॉपर्टी के साथ। सब सेक्शन 3, if the minor is old enough to form an intelligent preference, the court may consider that preference। अब इतना ज़हीन है तो अपनी भी राय दे सकता है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। सबसेक्शन 5 पे आ जाएं। The court shall not appoint or declare any person to be guardian against his will। उसकी मर्जी के बगैर किसी को गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ना ही डिक्लेयर किया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 19 पे आते हैं कि कौन से ऐसे मामलात हैं जहां पर अदालत गार्डियन अपॉइंट नहीं कर सकती। सेक्शन 19 गार्डियन नॉट टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इन सर्टेन केसेस। नथिंग इन दिस चैप्टर shall authorize the court to appoint or declare a guardian of the property of minor whose property is under the superintendence of a court of wards or to appoint or declare a guardian of the persons। पहली बात तो ये कर दी कि जब उसकी प्रॉपर्टी को खुद वो सुपरवाइज कर रही है कोर्ट ऑफ वार्ड्स, तो उसके लिए तो गार्डियन अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे कहा है कि ए क्लॉज ऑफ अ माइनर who is married female and whose husband is not in the opinion of the court unfit to be guardian of her person, या जहाँ पर मैरिड फीमेल है और उसका हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, अनफिट नहीं है, तो फिर गार्डियन की ज़रूरत नहीं है। और बी क्लॉज ऑफ अ माइनर whose father is living and is not in the opinion of the court unfit to be guardian of the person of the minor, या अभी उसके वालिद साहब जी रहे हैं ठीक है और वो अनफिट नहीं कंसिडर कर रहा अदालत, तो उसके लिए भी गार्डियन की ज़रूरत नहीं है। सी क्लॉज of a minor whose property is under the superintendence of a court of wards competent to appoint a guardian of the person of the minor। यह माइनर की प्रॉपर्टी अगर ऑलरेडी इसकी सुपरविजन में है कोर्ट ऑफ वार्ड्स की, तो उसके लिए भी गार्डियन अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन नेम चल रही है। बाकियों को भी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? नो मैम। मलिक, आपको आ रही है नज़र स्क्रीन? जी आ रही मैम, पहले आ रही थी अब नहीं आ रही। ठहरो, मैं ज़रा एक मिनट स्क्रीन फिर से सेट करती हूँ। ठहरा, आ रही है, गई नज़र, एक मिनट दोबारा से ठीक करती हूँ, ठहर दो ज़रा।
रिकॉर्डिंग पे आ जाए कि नेट का कोई इशू हुआ होगा। हाँ जी, काइंडली सेक्शन 19 एक बार अगेन। अच्छा जी, मैं इकरा बताती हूँ। अच्छा, अब आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? काइंडली मैसेज कर दें, फिर मैं आगे चलती हूँ। शॉर्ट समरी बता देती हूँ मैं। दानियल, आपको आ रही है अब स्क्रीन नज़र? अच्छा जी, सेक्शन 19 की शॉर्ट समरी ये है इकरा कि ऐसे कौन से मामलात हैं जहां पर अदालत गार्डियन अपॉइंट नहीं कर सकती। पहली बात, अगर उसकी जो माइनर की प्रॉपर्टी है ऑलरेडी कोर्ट ऑफ वार्ड्स की सुपरविजन में है तो उसके लिए गार्डियन अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर कोई माइनर फीमेल है, मैरिड फीमेल है, उसका हस्बैंड अनफिट नहीं है, मतलब ठीक है बिल्कुल, तो उसके लिए भी गार्डियन अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और अगर फादर मतलब वालिद साहब जिंदा हैं तो उसके लिए भी, और अगर वो बिल्कुल ठीक है, सुटेबल हैं गार्डियन के लिए, तो उसके लिए भी गार्डियन अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्रॉपर्टी के हवाले से तो ऑलरेडी ऊपर डिस्कस हो चुका है। तो ऐसे मामलात हैं ये जिसमें गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा अदालत की तरफ से। अच्छा जी, उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ पे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। शुरू की आउटलाइन आप सेम रख सकते हैं, मतलब कि आप उसमें ये बता सकते हैं कि माइनर कौन होता है, गार्डियन कौन होता है, वार्ड कौन होता है। ठीक है। उसके बाद जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया उस तरह से आप कर सकते हैं। पर नोट्स भेजूंगी तो अपने मुताबिक आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले, अच्छा ये मिक्स है। अब अगर हम राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो ड्यूटीज़ दो दो हैं, एक तो माइनर के हवाले से और एक प्रॉपर्टी के हवाले से। ठीक है। सेक्शन 20 पे आते हैं। फिड्यूशरी रिलेशन ऑफ गार्डियन टू वॉर्ड। फिड्यूशरी रिलेशन का मतलब है द रिलेशन विच बेस्ड ऑन ट्रस्ट। अब गार्डियन और वॉर्ड के दरमियान जो रिलेशनशिप है एक ट्रस्ट का है। ठीक है। सबसेक्शन 1, अ गार्डियन स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशन टू हिज वॉर्ड एंड सेव एज प्रोवाइडेड बाय द विल और अदर इंस्ट्रूमेंट इफ एनी by which he was appointed, or by this act he must not make any profit out of his office। अच्छा जी, सबसे पहले आपको इसमें दो चीज़ों का पता चला कि एक तो फिड्यूशरी रिलेशन का ख्याल रखना है, ठीक है, और उसने कोई प्रॉफिट नहीं बनाना अपनी डेजिग्नेशन से जो उसको पोस्ट मिली है। Subsection 2. The fiduciary relation of a guardian to his ward extends to and affects purchases by the guardian of the property of the ward and by the ward of the property of the guardian। अब जो भी ट्रांजैक्शन होनी है माइनर की वार्ड की प्रॉपर्टी के हवाले से, वो तमाम ट्रांजैक्शन पे फिड्यूशरी रिलेशन जो होगा वो एक्सटेंड करेगा, अफेक्ट होगा। अच्छा, आगे है immediately and soon after the ward has ceased to be a minor and generally all transaction between them while the influence of the guardian still lasts or is recent। जब तक के गार्डियनशिप रहेगी उस वक्त तक जो ट्रांजैक्शन होगी वार्ड की प्रॉपर्टी के हवाले से, तो वहाँ पर फिड्यूशरी रिलेशन अफेक्टिव होगा। ठीक हो गया। उसके बाद 21 ये राइट की ही बात करता है कि माइनर, वैसे तो माइनर इनकॉम्पिटेंट है कि वो गार्डियन नहीं अपॉइंट हो सकता, लेकिन अपने बीवी बच्चों के लिए हो सकता है। ये बस ये एक बात, ये आप लाइन ऐड कर सकते हैं। अ माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू एक्ट एज गार्डियन ऑफ एनी माइनर एक्सेप्ट हिज ओन वाइफ और चाइल्ड। ये यहाँ तक हमारा हिंदू फैमिली से रिलेटेड कोई हमने नहीं इसमें ऐड करना। अच्छा जी, सेक्शन 22 ये राइट की बात करता है। Remuneration of guardian, subsection 1, a guardian appointed or declared by the court shall be entitled to such allowance, if any, as the court thinks fit, for his care and pains in the execution of his duties। अब उसने जो भी परेशानी उठाई है, जो उसने केयर की है, उसके लिए उसको अलाउंस सर्विसेज के लिए पे किया जाएगा। Subsection 2, when an officer of the government as such officer is so appointed or declared to be guardian, such fees shall be paid to the government out of the property of the ward as the provincial government by general or special order directs। ठीक है। और जो फीस है वो गवर्नमेंट को पे की जाएगी, फिर वो आगे ऑफिसर को प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद 23, कंट्रोल ऑफ कलेक्टर एज गार्डियन। A collector appointed or declared by the court to be guardian of the person or property or both of a minor shall in all matters connected with the guardianship of his minor be subject to the control of the provincial government or of such authority as that government by notification in the official gazette appoints in this behalf। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हुए, मतलब उसकी सुपरविजन में, जिस कलेक्टर को गार्डियंस की ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा, तो वो गार्डियनशिप के हवाले से जो भी मामलात हैं उसको देखेगा कलेक्टर। अच्छा जी, उसके बाद है गार्डियन ऑफ द पर्सन। सेक्शन 24,
Duties of guardian of the person. A guardian of the person of a ward is charged with the custody of the ward and must look to his support, health and education and such other matters as the law to which the ward is subject requires. ठीक है, ये सपोर्ट हेल्थ एंड एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मामलात हैं या उसकी कस्टडी है वो गार्डियन देखेगा, लुक आफ्टर करेगा। अच्छा जी, 25 के तहत आपको गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट मिलता है, ये परमानेंट जो कस्टडी मिलती है। टाइटल ऑफ गार्डियन टू कस्टडी ऑफ वार्ड, इफ अ वार्ड leaves or is removed from the custody of a guardian of his person, the court, if it is of opinion that it will be for the welfare of the ward to return to the custody of his guardian, may make an order for his return and for the purpose of enforcing the order may cause the ward to be arrested and to be delivered into the custody of the guardian। अच्छा, अगर तो वो उसकी कस्टडी से चला गया या रिमूव कर दिया गया है तो उसकी हवालगी दोबारा से दी जाएगी जब अदालत को ऐसा लगता है कि उसके वेलफेयर के लिए ज़रूरी है और इस पर्पज़ के लिए इसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सबसेक्शन 2, फॉर द पर्पज़ ऑफ अरेस्टिंग द वार्ड the court may exercise the power conferred on a magistrate of the first class by section 100 of the code of criminal procedure। मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की पावर्स भी दी जाएंगी अरेस्ट करने के पर्पज से। द रेजिडेंट ऑफ अ वार्ड अगेंस्ट द विल ऑफ हिज गार्डियन विद अ पर्सन who is not his guardian does not of itself terminate the guardianship। अगर गार्डियन की विल के बगैर कहीं और वार्ड रिजाइड कर रहा है तो इससे गार्डियनशिप टर्मिनेट नहीं हो जाती। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें लीगल प्रोपोजिशन के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, अभी जो जिन सेक्शंस का मैंने आपको जिक्र किया कि आपको सेक्शन 7 खसूसी तौर पर पता होना चाहिए, सेक्शन 10 का पता होना चाहिए, आपको सेक्शन 12 का पता होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद 25 का भी आपको पता होना चाहिए। मैं जो आपको ऑर्डर्स करवाऊंगी, मैं आपको ऑर्डर्स के स्पेसिमेंट्स भी प्रोवाइड करूंगी कि अगर टेम्परेरी कस्टडी ग्रांट करनी है, आपको हुक्म दिया जाता है कि एज अ कोर्ट आप इस पर फैसला दें, तो वो मैं आपको जजमेंट के साथ, वो ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है, लेटेस्ट जजमेंट सब मैं ऐड करवाऊंगी, लेकिन ऑर्डर कैसे लिखते हैं वो भी प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। और 26 पे भी आ जाता है क्वेश्चन। 26 ये कहता है कि अगर आप जैसे चाह रहे हैं कि आप बाहर लेके जाना चाह रहे हैं बच्चे को, ठीक है, तो पहले अदालत की परमिशन रिक्वायर्ड होती है, आप उसकी इजाज़त के बगैर अदालत की जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड उसको नहीं लेके जा सकते। किसी का कोई सवाल तो नहीं यहाँ पर? ऑल राइट, सेक्शन 21 ऑफ विच राइट्स ऑफ गार्डियन, एक मिनट ठहरो। सेक्शन 21 को आप एज अ राइट ही ले सकती हैं। हाँ जी, बिल्कुल राइट ही बन रहा है कि अपने बीवी बच्चों के लिए वो बन सकता है, तो जस्ट इसको मेंशन कर देना जी। अब सेक्शन 26 पे आते हैं, और तो किसी का सवाल नहीं है ना अभी तक? कहाँ से कहाँ तक राइट्स हैं? देखो ये ना मिक्स हैं, जैसे कि यहाँ 20 से स्टार्ट होता है ना, 20 ड्यूटी है गार्डियन की, 21 राइट है, 21 22 राइट है, ठीक है, और 23 भी राइट है। ड्यूटी में भी आप इसको लिख सकती हो, मिक्स करके ये लिखे हुए हैं। मेन आप ये याद रखो कि अभी तक आपको ये पता चल गया है कि रेम्यूनरेशन के हवाले से गार्डियन के पास एंटाइटलशिप है कि उसको अलाउंस उसको पे किया जाएगा, जो वो केयर और पेन उसने उठाई है उसके लिए। आगे मैं आती हूँ, आगे भी हैं उसकी राइट्स वगैरह लिखी हुई हैं कि वो अप्लाई भी कर सकता है जहाँ पर अदालत की ओपिनियन की ज़रूरत होती है कि कैसे उसको मेंटेन करना है। अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा ड्यूटीज़ ही चल रही हैं, ये मिक्स है। अच्छा, अभी आगे मैं बताती हूँ, फिर एक मिनट ठहरें, ठीक है। 26 रिमूवल ऑफ वार्ड फ्रॉम jurisdiction, subsection 1, a guardian of the person appointed or declared by the court unless he is the collector or is a guardian appointed by will or other instrument shall not without the leave of the court by which he was appointed or declared remove the ward from the limits of its jurisdiction except for such purposes as may be prescribed। आपको अदालत से परमिशन लेने की ज़रूरत है अगर आप बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन उस वार्ड को लेके जाना चाह रहे हो। द लीव ग्रांटेड बाय द कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 मे बी स्पेशल और जनरल एंड मे बी डिनाइड बाय द ऑर्डर ग्रांटिंग इट,
ठीक है, स्पेशली या जनरल ऑर्डर के ज़रिए किया जाएगा और डिनाई भी किया जा सकता है। अच्छा जी, अब प्रॉपर्टी के हवाले से गार्डियनशिप की बात करते हैं तो ये 27 से स्टार्ट होता है। एक मिनट ठहरा, मिसिंग है कोई। अच्छा जी, 27 पे आते हैं, ड्यूटीज ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी। A guardian of the property of a ward is bound to deal therewith as carefully as a man of ordinary prudence would deal with it if it were his own, and subject to the provisions of this chapter, he may do all acts which are reasonable and proper for the realization, protection or benefit of the property. तो प्रॉपर्टी के हवाले से कि जब एक अकल शऊर रखने वाला बंदा भी जिस तरह से उसको डील करता है, उसी तरह उसने माइनर की जो प्रॉपर्टी उसकी बेनिफिट उसकी प्रोटेक्शन के लिए रीज़नेबल इकदाम उठाने हैं, वो तमाम काम उसने परफॉर्म करने हैं। अच्छा जी, ये ड्यूटी है, ये राइट में भी आ जाता है और ये ड्यूटी में भी आ जाता है। 28 पावर ऑफ टेस्टिमेंट्री गार्डियन, जो बाय डीड जिसे अपॉइंट किया जाता है किसी इंस्ट्रूमेंट के तहत। वेर अ गार्डियन हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय विल or other instrument, his power to mortgage or charge or transfer by sale, gift, exchange or otherwise immovable property belonging to his ward is subject to any restriction which may be imposed by the instrument unless he has under this act been declared guardian and the court which made the declaration permits him by an order in writing, notwithstanding the restriction, to dispose of any immovable property specified in the order in a manner permitted by the order. अच्छा, रिटन ऑर्डर के ज़रिए ये स्पेसिफाई कर दिया जाएगा तो ही वो उस प्रॉपर्टी के हवाले से उसको मॉर्गेज कर सकता है, चार्ज कर सकता है या ट्रांसफ़र कर सकता है सेल परचेजिंग के ज़रिए, गिफ्ट एक्सचेंज के ज़रिए। अदरवाइज़ अगर ऑर्डर में स्पेसिफाई नहीं होगा तो वो उस रिमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। जहाँ तक उसको परमिशन है उस वक्त उस हद तक वो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद 29 लिमिटेशन ऑफ पावर्स ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, वेयर अ पर्सन अदर देन अ कलेक्टर और अदर देन अ गार्डियन appointed by will or other instrument has been appointed or declared by the court to by guardian of the property of a ward, he shall not without the previous permission of the court mortgage or charge or transfer by sale, gift, exchange or otherwise any part of the immovable property of his ward or lease any part of that property for a term exceeding 5 years or for any term extending more than 1 year beyond the date on which the ward will cease to be a minor. सिंपल इसमें ये कहा जा रहा है कि जिस बंदे को बाय विल या इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, अदालत के ज़रिए अपॉइंट और डिक्लेयर किया जाता है गार्डियन के तौर पर, तो अदालत की परमिशन के बगैर ये वो तमाम काम नहीं कर सकता। उसकी प्रॉपर्टी के हवाले से उसको मॉर्गेज नहीं कर सकता, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसको लीज़ आउट नहीं कर सकता, चाहे जितने मर्ज़ी दुराने के लिए वो करना चाह रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 33 पे आ जाएंगे। राइट है जी, यहाँ तक क्लियर है या किसी का सवाल है? मैम हेलो। ठीक है। सेक्शन 33 राइट ऑफ गार्डियन सो अपॉइंटेड और डिक्लेयर टू अप्लाई टू द कोर्ट फॉर ओपिनियन इन मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वार्ड। सबसेक्शन 1 A guardian appointed or declared by the court may apply by petition to the court which appointed or declared him for its opinion, advice or direction on any present question respecting the management or administration of the property of his ward. वार्ड की प्रॉपर्टी को मैनेज एडमिनिस्टर करने के लिए अदालत को अदालत की ओपिनियन के हवाले से वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये उसका राइट है। उसके बाद 34 में ड्यूटीज़ बताई गई हैं। 34 obligations on guardian of property appointed or declared by the court. Where a guardian of the property of a ward has been appointed or declared by the court and such guardian is not the collector, he shall, if so required by the court, give a bond as nearly as may be in the prescribed form to the judge of the court to ensure for the benefit of the judge for the time being, with or without sureties as may be prescribed, engaging duly to account for what he may receive in respect of the property of ward. अच्छा जी, जिसके हवाले से, जिस प्रॉपर्टी के हवाले से वो अकाउंटेबल है, जिसके लिए उसने जवाब देना है, इस पर्पस के लिए अदालत उससे
सिक्योरिटी उसकी पर्सनल जमानत भी मांग सकती है, ठीक है। B clause. If so required by the court, delivered to the court within 6 months from the date of his appointment or declaration by the court, or within such other time as the court directs, a statement of the immovable property belonging to the ward, of the money and other movable property which he has received on behalf of the ward up to the date of delivering the statement, and of the debts due on that date to or from the ward. अच्छा जी, बी क्लॉज में ये कहा गया है कि जब वो अपॉइंट या डिक्लेयर हो जाएगा अदालत की तरफ से तो 6 माह के अंदर उसने स्टेटमेंट दाखिल करनी है उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से, या जो भी ड्यू डेट है जो कर्ज देने वाला है वार्ड के बिहाफ पे, उन तमाम की मालूमात जो है वो अदालत को फराहम करेगा। C clause. If so required by the court, exhibit his accounts in the court at such times and in such form as the court from time to time directs. ये जब भी उससे रिक्वायर किया जाएगा वो अकाउंट्स एग्जिबिट करेगा अदालत को। D clause. If so required by the court, pay into court at such time as the court directs the balance due from him on those accounts or so much thereof as the court directs. ठीक है। इसके अलावा ये है कि जो भी बकाया जात होंगे उसके वो अदालत में पे करेगा। E clause. Apply for the maintenance, education, advancement of the ward and of such person as are dependent on him, and for the celebration of ceremonies to which the ward or any of those persons may be a party, such portion of the income of the ward as the court from time to time directs, and if the court so directs, the whole or any part of that property. अच्छा जी, अदालत में वो अप्लाई कर सकता है कि किस तरह से वो प्रॉपर्टी वार्ड की मेंटेनेंस, एजुकेशन, एडवांसमेंट के लिए खर्च करनी है, सेरेमनीज कैसे कंडक्ट करनी है, इसके हवाले से वो अप्लाई कर सकता है कि कौन सी उसको ये बताया जाएगा, डायरेक्शन दी जाएंगी कि कौन सी पार्ट ऑफ द इनकम से वो प्रॉपर्टी में से वो हिस्सा लेके वो पेमेंट लेके इन तमाम मामलात के लिए वो अप्लाई कर सकता है। ठीक हो गया, ये ड्यूटीज़ हैं। उसके बाद ये 34A आप राइट में ऐड कर सकते हैं। पावर टू अवॉर्ड रेम्यूनरेशन फॉर ऑडिटिंग अकाउंट्स when accounts are exhibits by a guardian of the property of a ward in pursuance of a requisition made under clause C of section 34 or otherwise, the court may appoint a person to audit the accounts and may direct that remuneration for the work be paid out of the income of the property। मतलब जिसको अगर उसकी प्रॉपर्टी के वाले से ऑडिटिंग ज़रूरी है तो जिसको अपॉइंट किया जाएगा तो ऑडिटिंग के लिए उसको प्रॉपर्टी की इनकम में से पे भी किया जाएगा, सर्विसेज के लिए इसको प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं सेक्शन 39 पे आ जाएं कि कौन सी ग्राउंड्स हैं जिस पे उसको रिमूव किया जा सकता है। परेशान ना हो, थोड़ा सा ही रह गया। सेक्शन 39 रिमूवल ऑफ गार्डियन। द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन इंटरेस्टेड or of its own motion remove a guardian appointed or declared by the court or a guardian appointed by will or other instrument for any of the following causes, namely A clause for abuse of his trust, B for continued failure to perform the duties of his trust। पहली तो बात यह है ना कि उसने जो उसे करने को कहा गया था उसके मुताबिक नहीं किया या उसने अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं की, नाकाम हुआ इसमें। सी क्लॉज फॉर इनकैपेसिटी टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ट्रस्ट। डी फॉर इल ट्रीटमेंट और निगलेक्ट टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिज वार्ड। ई फॉर कंट्यूमेशियस का मतलब है जिद में आकर, जानबूझकर। फॉर कंट्यूमेशियस डिसरिगार्ड ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जानबूझकर पलावर्जी किया, वो हुक्म नहीं मान रहा अदालत का। एफ क्लॉज फॉर कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस इम्प्लाइंग इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट डिफेक्ट ऑफ करेक्टर विच अनफिट्स हिम टू बी द गार्डियन ऑफ हिज वार्ड, या उसे किसी ऑफेंस के तहत कन्विक्शन होगी जो कि अदालत की ओपिनियन के मुताबिक उसके करेक्टर में डिफेक्ट है और वो अनफिट तस्वर किया जाता है कि वो गार्डियन रहे वार्ड के लिए। G clause for having an interest adverse to the faithful performance of his duties. H clause for ceasing to reside within the local limits of the jurisdiction of the court. I clause in the case of a गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट होने के तौर पे भी। ऊपर वाला पॉइंट मैं भूल गई हूँ, इसमें ये बताया गया कि अगर वो अदालत की जुरिस्डिक्शन से मतलब कि अब कहीं और रहना शुरू हो गया, वहाँ उसने रिजाइड करना छोड़ दिया। अच्छा जी, उसके बाद जे क्लॉज बाय रीजन ऑफ द गार्डियनशिप of the guardian ceasing or being liable to cease under the law to which the minor is subject।
अब ये है कि द रीज़न गार्डियनशिप के मतलब जिस लॉ के तहत अब मज़ीद गार्डियन अपॉइंट होने की रहने की ज़रूरत नहीं है, वो सीज़ हो गई है, हो सकता है कि माइनर अब मेजर हो गया है। Provided that a guardian appointed by will or other instrument, whether he has been declared under this act or not, shall not be removed. अब यहाँ पर क्लॉजेज मेंशन की गई हैं कि ऐसी कुछ सिचुएशन है जहाँ पर उसे रिमूव नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा। ए क्लॉज फॉर द कॉज मेंशन इन क्लॉज जी unless the adverse interest accrued after the death of the person who appointed him, or it is shown that person made and maintained the appointment in ignorance of the adverse interest। अच्छा जी, जिसने अपॉइंट किया है उसको ये नहीं पता था कि इसका एडवर्स इंटरेस्ट था, मतलब ये कुछ और ही सोच रहा था, इसकी नीयत कुछ और थी। अगर इग्नोरेंस में अपॉइंटमेंट हुई है तो उसमें नहीं निकाला जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि अगर मतलब जो जो वो काम उसको कहे गए अगर वो नहीं करता तो उसको निकाल दिया जाएगा डेफिनेटली। B clause, for the cause mentioned in clause H, unless such guardian has taken up such a residence as in the opinion of the court renders it impracticable for him to discharge the functions of guardian। और बाकी ये है कि जहाँ पर एज क्लॉज के तहत जहाँ पर लिखा हुआ था कि उसने वहाँ उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में रिजाइड करना छोड़ दी, लेकिन जहाँ पर अदालत की ओपिनियन के मुताबिक अब उसके लिए इम्प्रैक्टिकेबल हो गया था कि यहाँ पर वो एज अ गार्डियन अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता था, तो फिर एज क्लॉज के तहत उसको नहीं रिमूव किया जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर का काइंडली मैसेज कर दें, बस दो सेक्शंस ही रह गए फिर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 40 में आते हैं कि कब वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है। सब सेक्शन 1, इफ़ अ गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट डिजायर्स टू रिजाइन हिज ऑफिस ही मे अप्लाई टू द कोर्ट टू बी डिस्चार्ज। अच्छा जी, जो अब चाहता है कि अपनी डेजिग्नेशन से रिज़ाइन हो जाए वो अदालत में अप्लाई कर सकता है कि मुझे मेरी लाइबिलिटी से आज़ाद किया जाए। सब सेक्शन 2, इफ़ द कोर्ट फाइंड्स दैट देयर इज सफिशिएंट रीज़न फॉर द एप्लीकेशन it shall discharge him, and if the guardian making the application is the collector and the provincial government approves of his applying to be discharged, the court shall in any case discharge him। अच्छा, जहाँ पर कलेक्टर एज अ गार्डियन अपॉइंट हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, और जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट मुतमईन हो जाएगी तो उसकी लाइबिलिटी से उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। एक मिनट ज़रा ठहरें। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 41 के तहत हम ये देखते हैं कि कब गार्डियन की अथॉरिटी डिस्चार्ज हो जाती है। द पावर्स ऑफ गार्डियन ऑफ द पर्सन सीज, ए क्लॉज बाय हिज डेथ, रिमूवल ऑफ डिस्चार्ज। बाय हिज डेथ रिमूवल ऑफ डिस्चार्ज मतलब उसकी मौत वाक़या हो गई है तो वहाँ पे उसको उसके डिस्चार्ज दे दिया जाएगा, रिमूवल ऑफ डिस्चार्ज। अच्छा। बी क्लॉज बाय द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अज्यूमिंग सुपरिंटेंडेंस ऑफ द पर्सन ऑफ द वार्ड, या फिर कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने खुद सुपरविजन ले लिया। सी क्लॉज बाय द वार्ड सीजिंग टू बी अ माइनर, या अब वार्ड माइनर नहीं रहा। डी क्लॉज इन द केस ऑफ अ फीमेल वार्ड बाय हर मैरिज टू अ हस्बैंड हु इज नॉट अनफिट to be guardian of her person, or if the guardian was appointed or declared by the court by her marriage to husband who is not in the opinion of the court so unfit। अगर उसकी शादी हो गई है और हस्बैंड मतलब कि सेटिस्फाइड है कि वो अनफिट नहीं है, तो वहाँ पे भी गार्डियन अगर अपॉइंट हुआ होगा तो उसकी अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। ई क्लॉज, in the case of a ward whose father was unfit to be guardian of the person of the ward by the father ceasing to be so, or if the father was deemed by the court to be so unfit by his ceasing to be so in the opinion of the court। मतलब जब वो अनफिट हो जाएगा उसका बाप तो फिर उसकी भी गार्डियनशिप की जो अथॉरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये था पर्सन के हवाले से जब गार्डियन की पावर्स ख़त्म हो जाएंगी। अब आगे हम पढ़ने लगे हैं उसकी प्रॉपर्टी के हवाले से। सब सेक्शन 2, द पावर्स ऑफ अ गार्डियन or property seized. A clause by his death, removal or discharge. B by the court of wards assuming superintendence of the property of the ward, or C by the ward ceasing to be a minor
पहली बात ये कि डेथ हो गई है या डिस्चार्ज के तहत रिमूव कर दिया गया है या सुपरिंटेंडेंस संभाल ली कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने या फिर अब वो माइनर नहीं रहा। सबसेक्शन 3, व्हेन फॉर एनी कॉज द पावर्स ऑफ अ गार्डियन सीज द कोर्ट में रिक्वायर हिम or if he is dead, his representative to deliver as it directs any property in his possession or control belonging to the ward of any accounts in his possession or control relating to any past or present property of the ward। अच्छा, जब उसकी अथॉरिटी सीज कर देगी उससे रिक्वायर किया जाएगा, या अगर वो मर जाता है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव से कहा जाएगा कि जो उसकी पोजेशन में माइनर की बिलोंगिंग्स थी, सॉरी वार्ड्स की बिलोंगिंग्स थी, उसको डिलीवर कर दिया जाए। Subsection 4, when he has delivered the property or accounts as required by the court may declare him to be discharged from his liabilities save as fraud which may subsequently be discovered। जब वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर देगा, अकाउंट सारे डिलीवर कर देगा, तो उसकी लाइबिलिटीज खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली ये डिस्कवर होता है कि उसने फ्रॉड कमिट हुआ है तो फिर उसकी लाइबिलिटी स्टिल इन एग्जिस्टेंस रहेगी। अच्छा जी, आगे ठहर जाए, एक मिनट खोल लिया। जी, सेक्शन 43 देखते हैं। ऑर्डर्स फॉर रेगुलेटिंग कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ गार्डियंस एंड एनफोर्समेंट ऑफ दीज ऑर्डर्स। अच्छा जी, कौन से ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं गार्डियंस की प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करने के हवाले से और उन ऑर्डर्स की अमल दरामद करवाने के हवाले से। सबसेक्शन 1, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन इंटरेस्टेड और ऑफ इट्स ओन मोशन मेक एन ऑर्डर रेगुलेटिंग द कंडक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ एनी गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। किसी इंटरेस्टेड पर्सन की एप्लीकेशन पे अदालत या फिर बजाते खुद मतलब खुद नोटिस लेते हुए ऑर्डर पास कर सकती है उसकी प्रोसीडिंग्स और कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए। सबसेक्शन 2, where there are more guardians than one of a ward and they are unable to agree upon a question affecting his welfare, any of them may apply to the court for its direction and the court may make such order respecting the matter in difference as things fit। अगर जब बाज़ात ये होता है कि ज़्यादा गार्डियंस हैं और इख्तलाफ हो जाता है तो अदालत ये डिसाइड करेगी कि इस पे क्या फ़ैसला करना है, क्या डायरेक्शन देनी है, जिसके हवाले से इख्तलाफ अराइज हुआ है। सबसेक्शन 3, एक्सेप्ट वेयर इट अपीयर्स दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 or subsection 2 would be defeated by the delay, the court shall, before making the order, direct notice of the application thereof or of the intention of the court to make it, as the case may be, to be given in the case under subsection 2 to be guardian to the guardian who has not made the application except where। अच्छा, जहाँ पर अदालत को ऐसा लगता है कि ताख़ीर से वो जो एप्लीकेशन जो फाइल की गई है सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 के हवाले से, उससे ताख़ीर से पर्पस डिफीट नहीं होगा, तो वो गार्डियन टू द गार्डियन हु हैज़ नॉट मेड द एप्लीकेशन, तो जिस गार्डियन ने एप्लीकेशन फाइल नहीं की होती है ना, तो जब ज़्यादा गार्डियंस होते हैं तो उनको भी नोटिफाई किया जाएगा कि ये एप्लीकेशन आई हुई है अगर ताख़ीर का कोई खदशा नहीं है। अच्छा जी, सबसेक्शन 4, in the case of disobedience to an order made under subsection 1 or subsection 2, the order may be enforced in the same manner as an injunction granted under Rule 1 or 2 of Order 39 of the first schedule to the Code of Civil Procedure in a case under subsection 1 as if the ward were the plaintiff and the guardian were the defendant, or in the case under subsection 2 as if the guardian who made the application were the plaintiff and the other guardian were the defendant। अच्छा, ये जो अगर कोई डिसोबीडियंस करता है, जो हुक्म सादर फरमाया जाएगा, तो वो इसी तरह से होगा कि जैसे सीपीसी के तहत आप डिसोबीडियंस करते हो ना, जब इंजेक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है, तो वो इसी तरह से होगा कि जैसे कि वार्ड ने अगर अप्लाई किया है तो वो प्लेंटिव और गार्डियन को डिफेंडेंट कंसिडर किया जाएगा, या जहाँ पर गार्डियन अप्लाई किया वो प्लेंटिव होगा और जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स एप्लीकेशन दी गई हैं वो डिफेंडेंट कंसिडर किए जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, सेक्शन जो 44 है आपने सेक्शन 26 के साथ मिला के लिखना है अगर उस तरह का क्वेश्चन बन के आता है। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? जी मैडम। अजान एक बार हो जाए, मैं अभी ठहर जाए एक बार।
टाइम हो गया वैसे भी 5 बज गए। 2 मिनट ठहरा। मैडम इसके टोटल कितने सेक्शन है? इसके सेक्शंस मेरा ख्याल से 55 समथिंग। ठहरा जरा। आज क्लास लंबी हो जाएगी। 53 सारे नहीं करने, बस एंड करने लगे हैं। हाँ 5 बज गए हैं, घंटा हो गया पूरा। अच्छा क्या हो गया, जान निकल रही है हैं? देखिए मेरी बात सुने, इसको ना बच्चों का खेल ना समझें। अगर आप कहते हैं ना कि आपने जज बनना है तो अपने आप को साबित करें। आप अभी तो खैर जी अभी स्टार्ट है, थोड़ी अरसे बाद मुझे पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। आपने तो उस तरह तैयारी नहीं की जिस तरह मैंने लोगों जी को मैम, करती वो टेस्ट है। होगा। मैं आपको इसमें एग्जाम्प्ट करती हूँ, लेकिन जिनको मैंने तैयारी करते हुए देखा है ना, वो पागलों की तरह करते हैं। हाँ जी, ठीक है, टेस्ट की सही बात ठीक है। है। सेक्शन वो 44 मैं ना पढ़ने, असल में ना नहीं सेक्शन मैडम 44 को सेक्शन ये 26 के गार्डियन। साथ, एक मिनट जरा मैं बात कंप्लीट कर लूँ। सेक्शन जी जी 44 को सेक्शन 26 के साथ मिला के लिखना है। वो जिसमें ये नहीं कहा गया कि आउटसाइड दी जुरिस्डिक्शन अगर आप वार्ड को ले जाते हैं कंसेंट के बगैर तो ये पेनल्टी का जिक्र किया गया है। 44 विद सेक्शन 26। हाँ जी मलिक साहब आप कुछ कह रहे थे, अब बोले हम। हाँ जी जी, मैं मैडम ये कह रहा था कि मैं गार्डियन वार्ड पहले कुछ पढ़ा नहीं ना, सिर्फ सेक्शन 25 तक जो है ना बड़ी मुश्किल से पढ़ा, आगे से नहीं पढ़ा मुझे, तो कोई बड़ी बात मुश्किल नहीं। से। अभी मेरी बात सुने, मैं आपकी रिवीजन लाजमी करवाऊंगी, मैं हैंडआउट्स भी पढ़ाऊंगी, लेकिन जो जी मैं जी पढ़ा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, आपको हजम करने पड़ेंगे। अब इसकी जी इसको याद करने का तरीकाकार ये नहीं है कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एंड हो रहा है तो सारा रट्टा लगा ले, नहीं ऐसे नहीं करना। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने बुलेट्स बना लेने हैं कि अगर जी कोई भी टॉपिक है उसकी इम्पोर्टेंट बातें लिख लो एक सफ़े पे, ये सारे आप आती हो। मैंने जी मतलब कि जो ज़्यादा कामयाब होते हुए भी देखे हैं ना, वो इसी तरह करते हैं कि एक ही पेज पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, ताकि जब रिवीजन करनी है तो आपको आसानी रहे, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिलना बाद में। सही है, इंपॉर्टेंट सही। बातें याद रह जाएंगी। अच्छा जी, सेक्शन 44, penalty for removal of ward from jurisdiction if for the purpose or with the effect of preventing the court from exercising its authority with respect to a ward, a guardian appointed or declared by the court removes the ward from the limits of the jurisdiction of the court in contravention of provision of section, ये 6 गलत लिखा हुआ है, 26 ही होगा आपकी किताब में। He shall be liable by order of the court to fine not exceeding 1000 rupees imprisonment, 6 माह तक है। बस क्या याद रखना है, 1000 रुपीज़ जुर्माना होगा और 6 माह की सज़ा होगी। ठीक है, बाकी छोड़ते हैं हम। ठीक है, बाकी की खैर है, इनमें से इंशाल्लाह आपका आ जाएगा। एक मिनट, अभी जाना नहीं है, ठहर जाए ज़रा एक मिनट।